हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे 8th क्लास का चैप्टर साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी ग्रो सेम टाइप ऑफ प्लांट एट अ वेरी लार्ज स्केल। कई लोग अपने घर में शौकिया तौर पे अपने घर के पीछे को थोड़ा सा स्पेस है तो उसमें कोई भी वेजिटेबल उगा लेते हैं, लेकिन वी कैन नॉट कॉल दैट अ क्रॉप and we cannot all that practice as agriculture. Agriculture is practice of growing a crop. And what is a crop? Crop is a process. Crop is a plant which is the same plant which is grown at a very large scale for commercial purpose. Commercial purpose का मतलब क्या है? जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, अगर आप अपने घर के पीछे कोई आपका गार्डन है छोटा सा, उसमें जो आप सब्जियां उगा रहे हो वो आपकी हॉबी है, वो बेचने के लिए भी उगा रहे हो आप। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर होता है क्रॉप पैदा करना फॉर कमर्शियल पर्पस, उसको बेचने के लिए। और व्हाट इज क्रॉप? कहता है कि द सेम टाइप ऑफ प्लांट व्हिच इज ग्रोन एट अ लार्ज स्केल। खेत के पूरे खेत में एक जैसे प्लांट उगाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेम टाइप ऑफ प्लांट एट अ वेरी लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, एंड दैट प्लांट, पर्टिकुलर प्लांट जो हमने उगाया है, दैट इज नोन एज क्रॉप। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ सोइंग and on the basis of the water requirement of the crop, they have been classified into kharif crop and rabi crop. Kharif crop basically rainy season में बोई जाती है, बोने सो किए जाते हैं उसके सीड्स, and rabi crops are grown in winter season. In higher classes you will learn that every crop has a particular requirement of light. कुछ क्रॉप होती है लॉन्ग डे होती है, जिनको सनलाइट ज़्यादा टाइम देनी चाहिए, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको सनलाइट कम टाइम देनी चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि समर में डेज लंबे होते हैं, ठीक है ना। समर में क्या होता है कि 6 बजे 7 बजे तक भी रोशनी रहती है, 7 साढ़े 7 बजे के बाद सूरज डूबता अंधेरा जाता है। लेकिन विंटर में जो है 5 साढ़े 5 6 बजे तक ये अंधेरा छा जाता है। यानी कि जो क्रॉप विंटर में ग्रो की जाती है उनको सनलाइट कम चाहिए, और जो क्रॉप खाली क्रॉप है उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है, खाली क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर, दैट इज व्हाई दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन। हमारे देश में पर्टिकुलरली जो इरिगेशन है या जो प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर है टू द क्रॉप्स, वो ज़्यादातर डिपेंड करता है मानसून पे। मानसून का मतलब क्या हुआ? बारिशों के महीने। और हमारे यहाँ पे बारिश की होती है जून एंड में या जुलाई के बिगिनिंग में। इसलिए खाली क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज दे रिक्वायर मोर वाटर, एंड राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन बिकॉज दे रिक्वायर लेस वाटर। व्हाट विल हैपन इन केस, जैसे एग्जांपल है पैडी का, पैडी है राइस को कहते हैं पैडी। राइस की क्रॉप ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा पानी जिसको चाहिए होता है। अगर हम पैडी की क्रॉप को राबी सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा? वो क्रॉप की पैदावार ही नहीं होगी, क्रॉप की यील्ड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्रॉप ही ऐसी जिसको ज्यादा पानी चाहिए, और अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो ग्रो प्रॉपर्ली नहीं करेगी। तो व्हाट विल हैपन इफ यू ग्रो अ खालिफ क्रॉप इन राबी सीजन? वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड प्रोडक्शन। जो हम चाहते थे कि कितनी पैदावार हो क्रॉप की, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी की कमी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो किसानों को कहती है कि आप पैडी कम ग्रो करो, क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और हमारे देश में पानी की वैसे ही क्या है? कमी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन, क्रॉप्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर is a process of growing same kind of plant at a very large scale, and this same kind of plant is called crop. एग्रीकल्चर के कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद है सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोना, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन। इरिगेशन मींस सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, देन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। इन सब स्टेप्स के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। इन सब स्टेप्स में होता क्या है और इन सब स्टेप्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो, सॉइल अगर प्लेन है तो उस सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है बाय यूजिंग अ प्लो। प्लो इज बेसिकली अ वुडन, ठीक है। एक प्लो है, प्लो या हो,
ये डिवाइसेज है जिनको खेत में चलाया जाता है। पहले ये किसी जमाने में, अभी भी बैलों को यूज करके, बैल मतलब बफल्लो को यूज करके उनके कंधे पे फ्लो रख के खेत में चलाया जाता है, ताकि जो सॉइल है वो ऊपर नीचे हो जाए। प्लेन सॉइल में कभी भी बीज नहीं बोया जाता। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या हुआ? प्लोइंग को टिलिंग भी कहते हैं। टिलिंग का मतलब है कि हल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अ प्लो, आप पूरी सॉइल को ऊबड़ खाबड़ कर देते हो, ऊपर नीचे। क्यों? ताकि जब उसमें बीज बोए जाएं तो उनकी रूट जो है नीचे तक आसानी से पेनिट्रेट कर सके। वैसे तो प्लो जो है आमतौर पे बुलेट्स, हल हो गया या किसी पशु को यूज किया जाता है, लेकिन आजकल इसका जो प्लोइंग है वो ट्रैक्टर के द्वारा भी की जाती है। पूरे खेत के अंदर प्लो से पूरी सॉइल को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। प्लेन सॉइल में क्या होगा? अगर आप सॉइल को प्लेन कर दोगे तो उसके नीचे तक एयर नहीं जाएगी, जबकि सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। और प्लो से ही मिलता जुलता है हो, लेकिन हो जो है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें सॉइल के अंदर से जो अनवांटेड मटेरियल है, जैसे बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, इनको क्रम कहते हैं, या ऐसे वेजिटेशन है या ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे को खाने के काम नहीं आते, अनवांटेड प्लांट्स, उनको रिमूव करने के लिए क्या है? वो है। तो एग्रीकल्चर का सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हम सॉइल को खेत के अंदर जो है हल चला के या खेत के अंदर जो है ट्रैक्टर चला के पूरी सॉइल को ऊपर नीचे उथल पुथल कर देते हैं। ये करना जरूरी है ताकि जब बीज बोया जाए और जब बीज को पानी मिलेगा और बीज जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने का मतलब क्या है? उसमें से रूट और शूट सिस्टम निकलेगा तो रूट प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए नीचे तक। और जब खेत में पानी दिया जाए तो पानी भी पूरा नीचे तक पहुंच जाए, इसलिए प्लोइंग करना जरूरी है। प्लोइंग करने का मतलब क्या? टर्न करना सॉइल को ऊपर नीचे। और प्लोइंग करने के लिए प्लो यूज किया जाता है, और कभी कभी प्लो के साथ हो यूज किया जाता है। हो का पर्पस क्या है? टू रिमूव द वीड्स, unwanted plants in the field. Then comes the second step of sowing the seeds. अब सीड को देखो, सीड को सो करने से पहले हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये गुड सीड है या बैड सीड है। गुड या बैड सीड के लिए आप उसको किसी पानी में डुबो दो, किसी बकेट में डुबो दो पानी में, और जो बैड सीड होगा ऊपर क्या करेगा? फ्लोट। ऊपर क्या करेगा? फ्लोट, क्योंकि उसको कीड़ा खा गया। जो गुड सीड है वो तो नीचे बैठ जाएंगे पानी में, लेकिन जो बैड सीड है वो क्या करेगा? फ्लोट, क्योंकि वो अंदर से खोखला हो गया। जैसे स्विमिंग पूल में हम एयर ट्यूब यूज करते हैं, एयर ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? हवा, इसलिए वो सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है। ऐसे जो बैड सीड है वो भी डूबेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर से क्या हो गया? वो कीड़ा खा गया, खोखला हो गया। गुड और बैड सीड को अलग करना जरूरी इसलिए होता है कि अगर हम एक बार सीड को बो देंगे खेत में, और उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पता चला यार इसमें तो 50 सीड हमारे खराब थे, तो उतना ही फिर हमारा जो फील्ड का स्पेस है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कहते हैं उसके बाद सीड सो करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। पहला, दे शुड नॉट बी टू फार। अगर सीड जो है बहुत ज्यादा दूर सो करेंगे तो फील्ड हमारा क्या होगा? वेस्ट। इसका एग्जांपल आप अपने क्लासरूम से ले सकते हो। आपके क्लासरूम में अगर मान लीजिए 20 डेस्क है तो हर डेस्क पे 2 बच्चे बैठते हैं, ठीक है ना? और अगर हम कहें कि हर डेस्क पे यानी एक ही बच्चा बैठेगा तो उसका मतलब क्या होगा? जो स्पेस है वो वेस्ट हो रही है। द सीड्स शुड नॉट बी टू फार एंड नीदर दे शुड बी टू क्लोज। अगर बहुत ज्यादा दूर आप शो करोगे सीड को तो उससे फील्ड आपका वेस्ट होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा उसको क्लोज कर दोगे तो क्या होगा? दे विल कम्पीट फॉर वाटर, दे विल कम्पीट फॉर सनलाइट। फिर से आपकी क्लास के एग्जांपल लेते हैं। आपकी क्लास में जो डेस्क बने हुए हैं, हर डेस्क पे 2 बच्चे बैठते हैं। जब 2 बच्चे बैठेंगे तो कंफर्टेबल है, दे कैन ओपन देयर बुक, दे कैन ओपन देयर रजिस्टर।
बट अगर उसी डेस्क पे अगर मैं कहूँ जी नहीं आप 3 बच्चे बैठ जाओ तो क्या होगा? यू विल कम्पीट फॉर स्पेस। आप एक दूसरे को धक्का मारोगे, आप आसानी से बुक नहीं बोल सकते, आप आसानी से रजिस्टर नहीं बोल सकते। इन सिमिलर वे अगर हम सीट्स को बहुत दूर दूर कर देंगे 100 तो क्या होगा? फील्ड हमारा वेस्ट होगा। लेकिन अगर बहुत पास पास कर देंगे तो क्या होगा? जैसे ही वो थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, जमीन से नीचे अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, एक की छाया दूसरे के ऊपर पड़ेगी, एक दूसरे की सनलाइट को रोकेगा। इसलिए हमें ना तो सीट बहुत दूर दूर करने चाहिए 100, ना बहुत पास। फिर दूसरा, दे शुड नॉट बी टू डीप। अगर ये सॉइल है और आपने बहुत नीचे कर दिया, बीज को बो दिया, तो क्या होगा? उन तक ना तो एयर पहुंच पाएगी और ना ही उन तक वाटर पहुंच पाएगा। और व्हाट विल हैपन इफ दे आर टू शैलो? शैलो मींस आपने बहुत ऊपर ऊपर वो कर दिया, उसको सो कर दिया। तो अगर वो बहुत ज्यादा शैलो है तो क्या होगा? उनको बर्ड्स खा जाएंगी, चिड़िया खा जाएगी उसको। तो इसलिए वी मस्ट टेक प्रिकॉशन बिफोर सोइंग सीड। सबसे पहले हमने इसकी क्वालिटी चेक करनी है, उसको पानी में डुबो के चेक करना है कि वो खोखला तो नहीं है, उसको खा तो नहीं गया कीड़ा। फिर जब हमने उसको बोला तो ये देखना है कि वो बहुत ज्यादा दूर दूर ना हो और बहुत ज्यादा पास पास ना हो, बहुत ज्यादा गहरे भी ना हो जमीन में और बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो। ठीक है? तो द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड कैन बी डन बाय 2 ways. One is broadcasting and other is use of सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग में कुछ भी नहीं होता। ब्रॉडकास्टिंग में थैले में जो है किसान बीज ले लेता है और ऐसे हाथ में पकड़ के फेंकना शुरू कर देता है। तो उसमें जो है कहीं पे भी जाके बीज जो है गिर जाएगा, सीड जो है कहीं पे भी जाके गिर जाएगा। लेकिन सीड ड्रिल में क्या होता है? सीड ड्रिल में एक पाइप है, एक फनल लगा हुआ है उसके ऊपर, और फनल के नीचे पाइप है और पाइप के अंदर जगह एक बराबर दूरी पर छेद बने हुए हैं। ठीक है? तो इसको कहते हैं, ये क्या है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को यूज करने के एडवांटेज क्या है? जो बीज के बीच में दूरी है वो बराबर रहती है, और जब फसल उगेगी तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में उगेगी, एक प्रॉपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास के लेता हूँ, आपके स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। जब असेंबली होती है तो क्या होता है? हर बच्चा जो है अपनी क्लास के हिसाब से एक लाइन में खड़ा हुआ है और 2 लाइन के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है। ठीक है ना? तो वो अरेंजमेंट देखने में भी अच्छा लगता है और सिस्टमेटिक है। तो जब हम सीड ड्रिल से सीड को सो करते हैं तो सीड के बीच में डिस्टेंस बराबर रहता है और सीड जो है प्रॉपर लाइन में ग्रो होते हैं, जिससे कि क्रॉप को बाद में हार्वेस्ट करने में आसानी होती है, काटने में भी आसानी होती है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग ये पुराना मेथड है जिसमें कि एक थैले में बीज डालकर ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे आपके स्कूल का भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे रिसेस का टाइम होता है, ब्रेक का टाइम होता है, उस टाइम जब आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। ठीक है ना? तो कहते हैं जब इस तरीके से आप सीड बोगे तो फिर उसमें हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत आएगी, मैन्योर लगाने में भी दिक्कत आएगी, फर्टिलाइजर देने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए वी शुड यूज क्या? सीड ड्रिल। इसके ऊपर फनल है, फनल के ऊपर वो सीड डालते रहते हैं और सीड निकल के अलग अलग दूरी पे सो जाते हैं सॉइल में। Then comes the use of manure and fertilizer. Manure is basically natural substance and fertilizer is basically a chemical. अपनी डेली लाइफ से अगर हम एग्जांपल लें, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, तो घर के अंदर जो बड़े लोग होते हैं कहते हैं जी इसको तुलसी वाली चाय पिलाओ। जो तुलसी वाली चाय है वो नेचुरल है। ठीक है? उसका असर होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब हमें ज़्यादा लगता है कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें क्या देता है? दवाइयाँ, टैबलेट्स, कैप्सूल्स। वो क्या है? केमिकल है। वो केमिकल है, वो नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, वो केमिकल्स हैं, वो हमें जल्दी ठीक कर देते हैं। अब समझो इस बात को, फर्टिलाइजर केमिकल हैं एंड दे आर गिवन टू द क्रॉप फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। क्रॉप अच्छी ग्रो करे, क्रॉप की पैदावार अच्छी हो, किसान को बेचना, उसको पैसा कमाना है, इसलिए वो फर्टिलाइजर यूज करता है। फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फर्टिलाइजर जो है बोरी में मिलता है, बोरी। ठीक है? उस बोरी के अंदर लिखा होता है कि इतने किलो फर्टिलाइजर में कितना यूरिया है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है। अगर आपको याद हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द क्रॉप्स।
तो एक पर्टिकुलर किलोग्राम में कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो सब लिखा होता है फर्टिलाइजर में, ठीक है। एंड दे आर वेरी रेडिली अब्सॉर्ब्ड बाय दी प्लांट्स, उनका एक्शन बड़ा फास्ट होता है। जैसे मैंने भी बताया कि हम जब पिल्स खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, तो उसका एक्शन फास्ट होता है। इनकी सारी एडवांटेजेस हैं, दे आर रेडिली अब्सॉर्ब्ड, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दे एक्ट वेरी फास्ट। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे काउ डंग है, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से हम कंपोस्ट बनाते हैं। मैन्योर जो है नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। ये रेडिली अब्सॉर्ब नहीं होता प्लांट से, इनका एक्शन भी स्लो है, लेकिन फिर भी इसकी चाहे 5 एडवांटेजेस हैं, इसकी चाहे 5 डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है फर्टिलाइजर की? फर्टिलाइजर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। Being non-biodegradable, it is responsible for soil pollution, it is responsible for water pollution. इसीलिए फर्टिलाइजर का यूज जो है डिस्करेज किया जाता है। फर्टिलाइजर का यूज जो है डिस्करेज किया जाता है इसलिए ताकि सॉइल पोल्यूट ना हो, ताकि वाटर पोल्यूट ना हो। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर लगाएंगे खेत में तो बारिश होगी, या जब हम इरिगेशन करेंगे तो यही पानी बह के कहाँ जाएगा? नदी नालों में जाएगा। जब नदी में जाएगा तो नदी में जाके क्या क्रिएट करेगा? वाटर पोल्यूशन। तो जब आपको मैं इसके नोट्स दूंगा इस चैप्टर के, तो उसमें आपको ये दिया हुआ है कि फर्टिलाइजर भी चाहे 100 बेनिफिट्स हैं मैन्योर के मुकाबले, लेकिन उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? आज की डेट में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी डिस्करेज्ड। हालांकि दे आर रेडिली अब्सॉर्ब्ड, दे एक्ट वेरी फास्ट, they are nutrient specific, but they change the nature of the soil. Manures are absorbed slowly, they have slow action, but they improve the texture of the soil. They also improve the water holding capacity of the soil. They also increase the friendly microbes in the soil. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो ग्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, उसको भी ग्रो करने में हेल्प करता है कौन? मैन्योर। तो दोनों के अपने फायदे हैं और नुकसान है। फर्टिलाइजर के फायदे हैं, मैन्योर के नुकसान है। लेकिन मैन्योर का फायदा क्या है? मैन्योर इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट इंप्रूव द नेचर ऑफ द सॉइल, इट इंप्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बेसिकली पहला स्टेप हमारे पास क्या था? खेत के अंदर हल चलाकर खेत की जमीन को, खेत की सॉइल को उथल पुथल कर देना, ताकि उसके अंदर हवा भी जा सके, पानी भी जा सके। फिर उसके बाद क्या था स्टेप हमारे पास? बीज बोने से पहले अच्छे बीज को अलग कर देना और अच्छे बीज को प्रॉपर दूरी पे बोना, प्रॉपर दूरी पे सो करना, प्रॉपर डेप्थ पे सो करना, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। फिर क्या था कि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं क्रॉप में, ताकि उसको क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको नाइट्रोजन मिले, उसको फास्फोरस मिले, उसको पोटेशियम मिले। अगला स्टेप हमारे पास क्या आ गया? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट्स। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप इरिगेशन, लेकिन इसमें कुछ कंडीशनल मेथड्स हैं। कंडीशनल का मतलब जो पुराने जमाने में यूज होते थे। वैसे तो इरिगेशन जो है हमारे देश में ज्यादातर किसान किस पे निर्भर करते हैं? मॉनसून पे। और इरिगेशन के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे मोट है, भेगली है, ठीक है, रहट है। रहट जो है, इनमें एनिमल्स को यूज करके कुएं में से पानी निकालकर फिर खेतों में डाला जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्निक जो है वो अलग है। तो इनमें है एक स्प्रिंकल सिस्टम है। जो ट्रेडिशनल मेथड है उनमें लेबर भी बहुत ज्यादा लगती है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है और पानी वेस्ट भी बहुत होता है। तो जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है उसमें एक है स्प्रिंकल सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम में एक मेन पाइप से पूरे खेत में छोटे छोटे स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं जिनमें छोटे छोटे छेद हैं जिनमें से पानी बाहर आता है, ठीक है। और ये जो छेद हैं ये घूमते रहते हैं फिक्स्ड इंटरवल पे, और फिक्स्ड इंटरवल पे घूमने के कारण जैसे बरसात का पानी गिरता है, जैसे शावर का पानी गिरता है, ऐसे ही ये स्प्रिंकलर जो पूरे खेत में पानी फैला देते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में एक तो मेहनत बहुत है, कुएं में से पानी निकालना, उसके लिए चाहे हम आदमी यूज करें या जानवर यूज करें उसमें मेहनत बहुत है। दूसरी बात है कि इसमें पानी बहुत वेस्ट होता है, इसलिए मॉडर्न सिस्टम में पहला सिस्टम क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें स्प्रिंकलर के थ्रू खेत में पानी फैलाया जाता है। और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में एक मेन पाइप से पानी जो है अलग अलग पाइप्स में छोड़ दिया जाता है, और ये अलग अलग पाइप्स के में होल्स हैं, और इन होल से पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो प्लांट की रूट्स में गिरता है, जैसे ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रिप सिस्टम में जो है एक मेन पाइप से छोटी छोटी पाइप में, जो पाइप का नेटवर्क पूरे खेत में फैला होता है, और इन पाइप में होल भी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अपने बीज बोए थे, तो उन बीज को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है। फिर जब वो बीज थोड़ा सा ग्रो कर जाता है तो फिर उस क्रॉप को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता रहता है। एक मेन पाइप को एक नेटवर्क ऑफ पाइप से जोड़ दिया जाता है, और ये नेटवर्क ऑफ पाइप पूरे खेत में फैला हुआ है। उस नेटवर्क ऑफ पाइप में रेगुलर इंटरवल में क्या छोटे छोटे होल है जहाँ से क्या गिर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा है उसी पोजीशन पे जहाँ पे अपने बीज बोए थे, ताकि एग्जैक्ट बीज तक, एग्जैक्ट प्लांट तक पानी पहुंचे और पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द नीड फॉर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर रिक्वायर्ड टू save water because water is already scarce in our country। वाटर की हमारे देश में पहले ही क्या है, कमी है, इसलिए we use क्या मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। So we have covered 4 steps of agriculture, और बाकी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। Till then, bye।